That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं आज दिन भर की सारी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पटना में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि एनडीए और महागठबंधन को उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। दूसरी तरफ आरजेडी में कई बड़े नेताओं का प्रवेश हुआ है। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व विधायक राहुल शर्मा और अन्य नेताओं ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी ज्वाइन की। उधर बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने दलितों और पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। साथ ही पप्पू यादव के खिलाफ वैशाली में बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटने के लिए आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीट बंटवारे का मामला सुलझ गया है। हमने अपनी मौजूदा सीटों के लिए एक पैनल या सूची तैयार की है। केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठेगा और अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा करेगा। के द्वारा लगातार 3 दिन चुनाव समिति का बैठक पटना में हुआ और पटना में हम लोगों ने जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया है उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के राघोपुर में चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि अगर वे खुद यहां से उतरे तो तेजस्वी को सीट छोड़कर भागना पड़ेगा। किशोर ने एनडीए नेताओं सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी को भी जनता की अदालत में उतरने की चुनौती दी। उन्होंने बिहार में बदलाव और नई सोच की जरूरत पर जोर दिया। किशोर ने कहा कि राघोपुर की जनता का फैसला ही उनकी सीट पर अंतिम निर्णय होगा। साथ ही उन्होंने भोजपुरी गायक पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। इलेक्शन कैंपेन की नई शुरुआत हो रही है। कैंपेन की शुरुआत तो सारे टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद होगी। आज मैं राघोपुर जा रहा हूं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां से यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आज मैं जा रहा हूं वहाँ क्षेत्र में जनसुराज के साथियों से मिलने के लिए कि बताओ राघोपुर की जनता को अगर आज़ादी, गरीबी, बदहाली से आज़ादी दिलानी है तो कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा, तेजस्वी और उनके द्वारा नहीं किए गए कामों के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ से जो फीडबैक लेकर आऊँगा कल पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूंगा। आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब बिल्कुल, जो आज फीडबैक लेकर आएंगे उसके आधार पर कल निर्णय ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने 11,440 करोड़ रुपए की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धनधान्य कृषि योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि और खेती हमेशा हमारे विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। समय के साथ ये जरूरी है कि कृषि को सरकार का समर्थन मिलता रहे। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ दिया था। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे
और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 1 अक्टूबर से राजस्थान में घरेलू बिजली दरें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी होने से बिल औसतन 15% महंगे हो जाएंगे, जो दीपावली से पहले जनता को महंगाई का झटका है। उन्होंने एक्स पर एक अखबार की खबर भी साझा की। कांग्रेस सरकार की 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इससे बिजली बचत की जागरूकता बढ़ी थी, जबकि अब आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्ताकी इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। दिल्ली के बाद दारुल उलूम में भी महिला पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद पैदा हो गया। कवरेज के लिए पहुंची महिला पत्रकारों को दारुल उलूम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने पर्दा करके अलग स्थान पर बैठने को कहा। संस्था ने इसे परंपरागत व्यवस्था का हिस्सा बताया है। मुत्तकी ने कहा कि मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए देवबंद के उलेमा और क्षेत्र के लोगों का शुक्रगुजार हूं। भारत अफगानिस्तान संबंधों का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। मुत्ताकी की कल दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली थी, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। यूपी एमएलसी चुनाव में सपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हाथ मिलाने वाले इन दोनों दलों के बीच अब भिड़ंत तय हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि यूपी की सभी 11 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले सपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने समर्थकों से विरोधी दलों की साजिशों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई महारैली में युवाओं और महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से विरोधी पार्टियों और संगठनों की नींद और उनके नेताओं के होश उड़ गए हैं। बसपा मुखिया ने एक्स पर लिखा कि महारैली में युवाओं और महिलाओं की भीड़ और उनके अगले चुनाव में 5वीं बार बसपा की सरकार बनाने के संकल्प को देखकर विरोधियों का परेशान होना स्वाभाविक है। सबरीमाला सोना चोरी मामले में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सबरीमाला भारत में सभी के लिए एक पवित्र मंदिर है। सबरीमाला में हुई घटना हम सभी के लिए दुखद है। ये स्पष्ट संकेत है कि केरल सरकार और देवस्वम बोर्ड इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। Issues quite serious. Sabrimala is a sacred temple for everybody in India. The incident which had reported from the Sabrimala is painful for all of us. It's a clear indicative that government of Kerala and the Travancore Devaswam Board both are trying to hide these incidents. Only due to the intervention of the High Court, this issue had been caught. This serious theft has been caught. I think only CBI inquiry under the court jurisdiction, court supervision can be revealed the real culprits. Who are the real culprits? Can be revealed the real guilty people. That's what I want to say. That therefore we demanding a court monitored CBI inquiry. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।